आज हम बात करेंगे कि पराशक्ति, पराभैरवी या पराभैरव को हम अपने शरीर में कैसे खोजें और कैसे पता लगाएं कि हम उस परम तत्व के साथ एक तालमेल बिठा सकते हैं या नहीं। मैंने पिछले अपने पहले वीडियो में भी ये कहा था कि जो हमारे चारों ओर वायुमंडल है उससे हम प्राण वायु लेते हैं। हमारे शरीर में जो पंच तत्व है और बाहर की वायु या प्राण वायु हमारे शरीर के पंच तत्वों के साथ मिल करके हमें प्राण ऊर्जा देती हैं। हालांकि शास्त्रों में और योग में ये सही से बताया गया है कि वायु हमारे भीतर भी मौजूद है और वायु के विभिन्न प्रकार जो लगभग 10 तरह से बताए गए हैं, किंतु 5 प्रमुख प्रकार के जो वायु है उनमें पान, अपान, उदान, व्यान और समान इत्यादि है। मैं इस वीडियो में वायु के अलग अलग जो प्रकार है उसे परिभाषित करने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे वीडियो का उद्देश्य जो किताबी चीज़ें हैं, जो पुस्तकवश चीज़ें हैं, उन्हें बताने का नहीं है। हमें इस विज्ञान के बारे में कुछ प्रैक्टिकल और व्यवहारिक बातें ही करनी है। इस प्रकार से जब हम प्राणवायु को सही तरीके से समझ लेते हैं और पान और अपान वायु जो कि हमारे कुंभक और रेचक के तहत आती हैं, उसके बीच में जो ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में हो रहा है उसे समझ लें तो हमें उस तत्व का धीरे धीरे ज्ञान होना शुरू हो जाता है, जो कि हमारे लिए जो ऊर्जा का संचार करने के लिए महत्वपूर्ण है। और उस तत्व को ही हम परम तत्व कहते हैं। वह परम तत्व ही हमारे शरीर के सभी अंगों को, सभी ऊतकों को, सभी कोशिकाओं को हमारी कुंडलिनी ऊर्जा और चक्रों के माध्यम से एनर्जी प्रदान करता है। इसी परातत्व को पराभैरवी तत्व या पराभैरव तत्व भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें परम तत्व और पराशक्ति की, तो ऐसी शक्ति जो सभी देवी देवताओं और यूनिवर्स, इस सारे ब्रह्मांड की शक्तियों को डायरेक्शन दे रही है, उनका संचालन कर रही है, उसे पराशक्ति कहते हैं। और इसी शक्ति के कॉन्सेप्ट को लेकर के पराभैरव और पराभैरवी नामक शब्दों का उत्पत्ति हुई और उन्हें परिभाषित भी किया गया। पराभैरवी या पराभैरव का सही से मतलब ये है जो कि काल से परे है, जो कि ब्रह्म ज्ञान से परे है और जिन्हें स्वयं ब्रह्मा जी भी अपनी लेखनी के द्वारा लिख नहीं पाए। तो अब ये सवाल उठता है कि ऐसे तत्व की खोज के लिए हमें किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना है। अब मैं इतना कहूँगा कि अधिकतर लोगों की मानसिकता इस प्रकार है कि देवी देवता के या किसी अपने इष्ट के रंगीन चित्रों में, रंग बिरंगे फोटो में ही उनका अनुरूप देख लेते हैं। ये सिर्फ एक स्वाभाविक सी चीज है, इसे मैं गलत नहीं कहूँगा, पर हमारे मानसिक स्तर में एक तरह का ये साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसे कहें कि मनोवैज्ञानिक एक सीमा पैदा कर देती हैं, जिसके कारण हमें ऊपर सोचने का, ऊपर उठकर सोचने का जो है हमें
उसमें हिंड्रेंसेस क्रिएट होती है। तो इस हिंड्रेंसेस को, इस मानसिक बैरियर को हमें तोड़ना पड़ेगा। अगर हम विज्ञान भैरव तंत्र के सही कॉन्सेप्ट, सही उद्देश्य को समझना चाहते हैं तो हमें अपने जितने भी साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, अपने मनोवैज्ञानिक जो हमारी सीमाएं हैं, उनसे ऊपर उठकर ही सोचना पड़ेगा। इसमें सूफियत और हमारे जो सनातन पद्धति है उसके बारे में भी, उसमें भी बहुत से अच्छे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। हमारी सनातन पद्धति कहती है कि हम स्वभाववश कोई अच्छी चीज को देखकर, कोई सुंदर चीज को देख करके उससे आकर्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम देवी देवता के इन चित्रों को, इन सभी चीजों को लेकर के हम उन पे अपनी आस्था बिठा देते हैं और धीरे धीरे वह आस्था पूरी हो भी जाती है। और योग का सबसे बड़ा एक उद्देश्य यही है कि हमें अपनी आस्था को, अपने फेथ को आगे लेकर के चलना है और धीरे धीरे वही फेथ हमें अनुभव भी देने लग जाता है। अब बात करें कि वास्तविकता की। एक स्वभाववश चीज है, एक वास्तविकता है। तो वास्तविकता में हमें उस तत्व को, परातत्व को खोजने का प्रयास करना चाहिए कि जो कि उन तत्वों से, जो कि सांसारिक, जो हमें दिख रही हैं वस्तुएं, उनसे ऊपर उठकर हैं। तो सूफियत में इस तरह से एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि इश्क, जिसे कि हम फेथ कहते हैं, सतत प्रेम कहते हैं, दो प्रकार का होता है, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। इश्क मजाजी में, जैसा कि मैंने पहले कहा, वह स्वभाववश है। किसी हम अच्छी चीज को, किसी सुंदर चीज को देख करके या मनुष्य को देखकर हम स्वाभाविक रूप से उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उसके प्रति अपना विश्वास, आस्था पैदा कर लेते हैं। किंतु वास्तविकता इससे थोड़ा हटकर ही होती है। जैसे कि छोटा बच्चा अपने छोटी छोटी चीज़ों पे अपने संसार को देखता है, अपने गुड्डे गुडियों और खेल खिलौनों में ही अपने संसार को देखता है। उसी प्रकार से स्वभाववश हमारा मनुष्य शरीर, हमारी आत्मा भी इसी प्रकार से इन चीज़ों को पहले पहल प्राथमिकता के रूप में अपने संसार में देखती है। और धीरे धीरे जब उस बच्चे की समझ पक जाती है, बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो वह देखता है कि मेरे इन खेल खिलौनों में, इन गुड्डे गुडियों में वह वास्तविकता वह जान तो नहीं है, पर बस वही कॉन्सेप्ट, उसी अवधारणा को लेकर के अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलें कि इन गुड्डे गुडियों से ऊपर उठकर जो वास्तविक जीवन है, हमें उस परम तत्व को खोजना है। तो यही उद्देश्य विज्ञान भैरव तंत्र का है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में कुछ और अधिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम।